आज हम राव चंद्रसेन का स्वाधीनता के लिए प्रयास। आज इस वीडियो में हम राव चंद्रसेन के बारे में जानेंगे कि राव चंद्रसेन किन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने राज्य की रक्षा की और अकबर से उनका जो मुकाबला हुआ शाही सेना से, उनको सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने पूरी सैन्य बल से मुगल सेना को धूल चटाई। तो राव चंद्रसेन वैसे ही इनकी स्थिति जैसे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जो जीवन भर अपने आन बान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते रहे, वैसे ही राव चंद्रसेन का भी जीवन देखने को मिलता है कि वो अंत समय तक अपने राज्य की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहे। हालांकि राव चंद्रसेन को ज़्यादा राजपूत राजाओं का सपोर्ट यानी सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि राजपूत नीति और वैवाहिक संबंध, अकबर की जो राजपूत नीति और वैवाहिक संबंध के कारण अधिकतर राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो उनसे मैत्री संबंध बनाते जा रहे थे, जिसके कारण राव चंद्रसेन अकेले पड़ते हैं और आखिरकार उन्हें बाद में जाकर सिवाना में जाना पड़ता है और उसके बाद सारण की पहाड़ियों में, लास्ट में सारण की पहाड़ियों में जाकर वो जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राव चंद्रसेन के बारे में विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार का उनका जीवन और उनके गृह कलेश। पहले तो उनकी परिचय समझेंगे, राव चंद्रसेन की घरेलू स्थिति क्या थी। इसके बाद मारवाड़ में गृह कलह, जोधपुर पर मुगलों का आक्रमण, राव चंद्रसेन की अकबर से भेंट और भाद्रवा जूड़ पर मुगलों का अधिकार, सिवाड़े पर शाही आक्रमण और पोखरण पर भाटियों का अधिकार, राव चंद्रसेन का निर्वासित जीवन तथा पुनः मारवाड़ आक्रमण और राव चंद्रसेन की मृत्यु एवं मूल्यांकन। तो राव चंद्रसेन के बारे में जानेंगे। 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मारवाड़ के राजा मालदेव की मृत्यु हो गई और इसी के साथ जोधपुर में भी उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर झगड़े शुरू हो गए। तो मारवाड़ में कौन, यानी जोधपुर में मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके तीनों भाइयों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। कौन कौन से? राव चंद्रसेन, राम सिंह और उदय सिंह। तो ये आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि जो रानी है वो इन दोनों भाइयों को निर्वासित कर देती है, उदय सिंह और राम को। तो इस प्रकार से राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बाद में घोषित किया जाता है, जिससे कि सामंत प्रसन्न नहीं थे। हाँ, झगड़े शुरू हो गए। मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम था, जिससे अप्रसन्न होकर मालदेव ने 1547 में राज्य से निर्वासित कर दिया। अब यह बाप बेटे में आपस में बनी नहीं, तो वो अप्रसन्न हुआ मालदेव, तो उसने अपने बेटे राम को राज्य से ही निर्वासित कर दिया। इसके बाद और उत्तराधिकार से भी उसे वंचित कर दिया गया, जिस पर वह केलवा मेवाड़ में रहने लगा था। जब उसे राज्य से निकाल दिया तो वो केलवा में चला गया और वहां पर रहकर अपना जीवन बिताने लगा। उसके छोटे भाई उदय सिंह से भी पटरानी नाराज हो गए। अब मालदेव की जो पटरानी है उसका अधिक प्रभाव था मालदेव पर, तो पहले तो राम को निर्वासित करवा दिया, अब उदय सिंह रह गया था उससे छोटा, तो उससे भी नाराज रह गई पटरानी, जिससे उसे भी राजअधिकार से वंचित कर फलौदी की जागीर दे दी गई। तो उदय सिंह को कहाँ भेज दिया? फलौदी में उसको जागीर दे दी और उसे भी निर्वासित कर दिया। तो इस प्रकार से राम और उदय सिंह
को पटरानी ने क्या कर दिया, रास्ते से हटा दिया। अब रह गया कौन, राव चंद्रसेन। और झाली रानी स्वरूप दे, अभी पटरानी का नाम क्या है, झाली स्वरूप दे, इनका प्रभाव मालदेव पे था और ऐसा इसीलिए हुआ। स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी चंद्रसेन को घोषित किया और वरिष्ठता के क्रम में रेऊ के अनुसार छठा और ओझा के अनुसार चंद्रसेन का तीसरा स्थान था। तो रेऊ के अनुसार जो है छठा स्थान और ओझा बताते हैं कि चंद्रसेन का तीसरा स्थान था। मालदेव ने ज्येष्ठता के परंपरागत नियम का उल्लंघन कर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो कि गलत था, क्योंकि बड़े पुत्र को ही राज अधिकार दिया जाता है और बड़ा पुत्र कौन था, राम, लेकिन उनको निर्वासित कर दिया जाता है। इसके बाद जयसिंह, उदय सिंह को भी निर्वासित कर दिया जाता है और फलौदी की जागीर दे दी जाती है। और स्वरूप दे यही चाह रहे थे कि किसी प्रकार से चंद्रसेन को ही गद्दी सौंपी जाए और ऐसा ही हुआ। तो इसके उत्तराधिकारी जब नियुक्त कर दिया जाता है तो मारवाड़ में ग्रह कलह होती है, उसको समझेंगे। चंद्रसेन को मारवाड़ की गद्दी मिलना अनेक सरदारों और भाइयों को अच्छा नहीं लगा। ये तो एक स्वाभाविक बात है कि जब बड़े भाइयों को गद्दी से हटा दिया जाए या उनको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाए तो ये उनको खराब लगता है, जो कि यहाँ पे भी देखने को मिलता है। चंद्रसेन ने आवेश में आकर एक चादर को मरवा डाला। इस घटना से राठौर सरदार क्रुद्ध हो गए तथा उन्होंने राम, उदय सिंह और रायमल को राव चंद्रसेन के विरुद्ध उकसाते हुए पत्र लिखे। राव के तीनों भाई पहले से ही अप्रसन्न थे। तो अब यहाँ पर क्या है, जो राठौर सरदार हैं वो चंद्रसेन और स्वरूप दे की मनमानी से भी अप्रसन्न थे। तो उन्होंने क्या लिखे, पत्र लिखे, किनको, राम को और उदय सिंह को। तो इस प्रकार से उन्हें उकसाया गया। उन्होंने चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। आपसी ग्रह कलह के कारण भाइयों आपसी संघर्ष काफी हुआ। अब राठौर सरदारों ने उदय सिंह और राम का साथ दिया, तो इनके बीच में फिर ये युद्ध कर, इनके बीच में आपस में भीषण युद्ध हुए, जिसमें राम घायल भी हो गया और किसी प्रकार से उसने अपनी जान बचाई। तो इस प्रकार से तीनों भाइयों में एक तरह से एक अपने उत्तराधिकार को लेकर फिर से प्रारंभ झगड़ा हो जाता है। ग्रह कलह से राठौर की हानि को देखते हुए कुछ चतुर सरदारों ने चंद्रसेन को समझा बुझाकर उन्हें शांति से रहने की सलाह दी। और जब ये देखा कि भारत में मुगल सम्राट का अपना वर्चस्व, अपना साम्राज्य विस्तार काफी हो रहा है और अकबर की शक्ति में वृद्धि हो रही है, तो कुछ राठौर सरदारों ने ये दिमाग लगाया कि अगर ये तीनों भाई ऐसे ही लड़ते रहे तो इससे क्या है कि अकबर को तो लाभ ही होगा। इसीलिए समझा बुझाकर उनके बीच में शांति स्थापित की और ये सलाह दी कि शांति से रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा ही हुआ, ग्रह कलह का फिर अंत होता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी राम और उदय से नाराज रहते हैं। थोड़ी देर के लिए वो शांत होते हैं, लेकिन फिर पुनः वो फिर अकबर के सहयोग में चले जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जोधपुर पर मुगलों का आक्रमण। चंद्रसेन से राम की मुठभेड़ नाडो नामक स्थान पर हुई, यानी बड़े भाई से। राम सैन्य मुठभेड़ विजयी न होती देर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। तो इस मुठभेड़ में क्या हुआ कि राम को विजय नहीं प्राप्त हुई, तो वो मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। मुगल हाकिम हुसैन कुली बेग के पास सहायता पहुंचा। अब मुगल हासिम कुली के पास वो पहुंच जाता है, जो मुगल एक तरह से मुगल प्रतिनिधि यानी सूबेदार, तो वो वहां पहुंचकर हुसैन कुली के पास पहुंचता और सहायता की मांग करता है। जबकि अकबर जो उन्हीं राजपूत राजाओं को अपने यहाँ आश्रय दिया था जो उससे संधि के अंतर्गत अपना समर्पण कर रहे थे, जबकि यहाँ राव चंद्रसेन बिल्कुल विरोधी थे। तो इसीलिए उनको भी एक मौका मिल गया, तो उनका भाई राम उनके पास आया है सहायता के लिए। अतः मुगलों को मारवाड़ के आंतरिक कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। राम हुसैन कुली के नेतृत्व में मुगलों की सेना लेकर जुलाई
समय राम के चतुर सरदारों ने चंद्रसेन के बीच संधि करवा दी। अब यहाँ पर चतुर सरदार ये देख रहे थे कि यदि राम और चंद्रसेन के बीच में अगर मुठभेड़ होती है तो अब राम अकेले नहीं, क्योंकि अब मुगल सेना भी साथ में। तो ये भी चंद्रसेन को भी ये लगा कि इससे तो उनको पराजय का मुंह भी देखना पड़ सकता है। तो वो अपने विश्वस्त सूत्रों को भेजकर राम को समझाते हैं और राम इस बात को बाद में मतलब मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ कूटनीति का सहारा लिया गया, जिसके अनुसार चंद्रसेन ने सोजत का परगना राम को दे दिया। अब सोजत का क्षेत्र क्या दे दिया? राम को दे दिया, जिससे कि राम थोड़े समय के लिए ठंडा रहे। लेकिन राम संतुष्ट नहीं हुआ और 1564 ईस्वी में अकबर के दरबार में पहुंचा। अब राम के जो पूर्व में जो विरोध क्रोध की भावना रही थी, अब उसमें वह जल उठा और वह ये देखने लगा कि मुगल जो है हुसैन कुली के बेर के पास जाने से उसे सोजत का क्षेत्र मिल गया है। तो वो उसके अंदर अब लालसा पैदा भी हुई और उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि वह अकबर के दरबार में जाकर अकबर से सहायता मांगेगा। इससे चंद्रसेन की स्थिति और कमजोर होगी और उसे हो सकता है कि उसका राज्य उसे गद्दी उसको प्राप्त हो जाए। तो वो इसी के लिए क्या करता है, 1564 में अकबर के दरबार में जाकर सहायता के लिए पहुंचता है। अकबर से सहायता की प्रार्थना की। अकबर ने राम की प्रार्थना स्वीकार करते हुए और हुसैन कुली के नेतृत्व में सेना मई 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण करने हेतु भेजी। तो अकबर भी इस बात के लिए राजी हो गया कि ठीक है। हुसैन कुली को फिर दोबारा कहा कि आप इनके साथ जाइए लाव लश्कर लेकर और चंद्रसेन को पराक्रमण कीजिए। हाँ, चंद्रसेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा जब मुठभेड़ होती है इन दोनों में। और राव चंद्रसेन की बात अबुल फजल के उल्लेख से ज्ञात होता है कि जोधपुर छूटने के बाद राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और इसमें क्या है, राव चंद्रसेन को पराजय का मुंह देखना पड़ता है और जोधपुर भी उससे छूट जाता है। तो इससे उसकी आर्थिक दुर्दशा प्रारंभ होने लगती है, यानी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। वह रत्न आभूषणों को बेचकर अपना और राजपूतों का खर्च यानी अपने राज्य का खर्च चलाने लगा। कैसे चलाने लगा? आभूषणों को बेचकर। तो ये स्थिति हो गई थी रामचंद्र सेन की कि जोधपुर जब उसके हाथ से निकल जाता है तो वो उसकी स्थिति आर्थिक बिगड़ने लगती है और अपना खर्च चलाने में भी उसे दिक्कत आती है। राव चंद्रसेन की अकबर से भेंट। जोधपुर से हाथ धोने के बाद अगले 6 वर्ष चंद्रसेन ने बड़े कष्टों के साथ व्यतीत किए। अब जोधपुर चला गया तो चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई और उसके अगले जो 6 वर्ष थे वो बहुत ही आर्थिक विपन्नता में व्यतीत हुए। इधर उत्तरी भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक अकबर का साम्राज्य सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुका था। अकबर की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफी मजबूत थी और चंद्रसेन के जो दाएं हाथ जितने भी राजा थे वो अपना हथियार मुगल दरबार में डाल चुके थे, लेकिन चंद्रसेन की स्थिति नाजुक हो गई थी। राजस्थान में नागौर, जोधपुर, जैतार, अजमेर और आमेर के उत्तर पूर्व के सारे प्रदेश पर मुगलों का आधिपत्य था और 1568 में चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर भी उनका अधिकार हो गया, इसका अकबर का। तो इस प्रकार से अकबर का दिनों दिन साम्राज्य विस्तार होता जा रहा था और राजपूत राजा उनके दरबार में अपना आत्मसमर्पण कर रहे थे। राव चंद्रसेन नागौर पहुंचा, अकबर की सेवा में उपस्थित हो गया। अब चंद्रसेन के दिमाग में ये बात आई कि अब कब तक इस आर्थिक समस्या से जूझा जाए, तो वो क्या दिमाग लगाते हैं और नागौर जाकर अकबर से मिल लेते कि हो सकता है कि जैसे राम ने जाकर अकबर से सहायता मांगी तो उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो इसी उद्देश्य से मिलते पर राव चंद्रसेन अपनी
आन बान और सम्मान को, आत्मसम्मान को डिगने नहीं देते हैं, परेशानी होने के बावजूद भी। तो अकबर की सेवा में उपस्थित हो गए। इस समय चंद्रसेन का भाई उदय सिंह भी अकबर की सेवा में उपस्थित था। अब उदय सिंह और राम दोनों ही किसकी सेवा में? अकबर की सेवा में। और इधर अब ये हो जाता है चंद्रसेन। लेकिन अकबर की प्रति ज्यादा जो समर्पण का भाव है वहां पर उदय सिंह के मन में। अब अकबर ये डिसीजन लेते हैं कि उदय सिंह और राम से उन्हें कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही घोड़े हैं। खतरा है तो चंद्रसेन से। तो चंद्रसेन का दमन करने के लिए अकबर उसके व्यवहार को देखते हुए निर्णय लेते हैं। मारवाड़ की स्वतंत्रता में की श्रृंखला में नागौर दरबार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो नागौर जो दरबार हुआ वो मारवाड़ की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा सकता है, क्योंकि अकबर ने चंद्रसेन से मुलाकात तो की, लेकिन मनी मन जो था अकबर वो चंद्रसेन को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि जो सारा जो घटनाक्रम था वो राम और उदय सिंह ने वहाँ वर्णन कर दिया था। तो ये अकबर को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया कि जब तक चंद्रसेन का अंत नहीं होगा तब तक वह निष्कंटक राज करने में भी उसको बाधा उत्पन्न होगी। तो उसने इसी बात का प्रण किया और चंद्रसेन के नागौर पहुंचने पर भी और उस अकबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए इतिहासकारों ने कहा है कि मारवाड़ की स्वतंत्रता की श्रृंखला में नागौर दरबार एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसके बाद है भादरा जून पर मुगलों का अधिकार। तो यद्यपि चंद्रसेन अपने पुत्र राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़ाया था, किंतु अकबर का उद्देश्य इससे पूरा नहीं हुआ। अब कृतज्ञता दिखाते हुए चंद्रसेन है वो अपने पुत्र को वहां छोड़ आता है अकबर के दरबार में सहायक सेवा, लेकिन अकबर का उद्देश्य से पूरा नहीं हुआ। अकबर तो चंद्रसेन को अपने अधीन करना चाहता था। इधर चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करना तो दूर रहा, सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए अचानक नागौर से लौट आया। अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी, अतः अकबर के आदेश पर मुगल सूबेदार खान ने चंद्रसेन के विरुद्ध चढ़ाई कर भादरा जून को घेर लिया और 17 फरवरी 1571 ईस्वी में भादरा जून पर मुगलों का अधिकार हो गया। तो अकबर अच्छी प्रकार से जानता था कि राव चंद्रसेन ये घुटने टेकने वाला नहीं है, इसीलिए वे भादरा जून पर मुगलों का आक्रमण देखने को मिलता है। और इसमें जो सेना भेजी जाती है वो सफल भी होती है। तो जो मुगल सूबेदार थे खान के नेतृत्व में ये सेना भेजी जाती है और ये जो सेना 17 फरवरी 1571 ईस्वी में भाद्र जून पर अधिकार करने में सफल होती है। तो इस घटना से भी चंद्रसेन को काफी आघात पहुंचता है। इसके बाद है सिवान पर शाही आक्रमण। भादरा जून पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद सिवान ही चंद्रसेन की राजधानी थी। तो भादरा जून पर अधिकार पहले जोधपुर हाथ से निकल गया, फिर इसके बाद भादरा जून भी निकल गया, अब रह गया सिवाना। तो सिवाना ये किसकी राजधानी? चंद्रसेन की। और चंद्रसेन ने वहां के किले को बहुत ही मजबूती से बना दिया था। इस समय तक राठौड़ों के प्रसिद्ध घराने अकबर की सेवा में चले गए थे। तो राठौड़ जो भी और घराने थे वो कहाँ चले गए? अकबर के दरबार में, और उन्होंने एक तरह से समझौता कर लिया। तथापि मालानी के राठौड़ चंद्रसेन के पक्ष में थे, लेकिन जो और घरानों में एक घराना था जिसमें मालानी घराना, वो अभी भी चंद्रसेन के पक्ष में था। अकबर लगभग समस्त राठौड़ों को अपनी सेवा में ले चुका था। अतः अकबर चंद्रसेन रूपी अंतिम ज्योति को बुझा देने के लिए कटिबद्ध था और चंद्रसेन का दमन करने के लिए मार्च 1574 में सिवाना पर आक्रमण करता है।
और किंतु शाही सेना समस्याओं से जूझती रही और मार्च 1576 ईस्वी में शाहबाज खां का दुर्ग पर अधिकार हो गया और सिवाड़ा का दुर्ग मुगलों के अधीन हो जाता है। तो शाहबाज खां को इसमें सफलता मिलती है सिवाड़ा के दुर्ग पर अधिकार करने में। और जो मलानी राठौड़ थे वही चंद्रसेन के पक्ष में थे, लेकिन इससे भी कोई उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। पोखरण पर भाटियों का अधिकार। अब पोखरण पर भाटियों को अधिकार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है क्योंकि चंद्रसेन आर्थिक विपन्नता में प्लस उनके हाथ से जोधपुर, भादरा जोन और ये सिवाड़ा भी निकल जाता है। तो अब रह जाता पोखरण। अब पोखरणों पर भाटियों का अधिकार करने, मतलब भाटियों को अधिकार करने में कोई विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सिवाड़ा पर मुगलों का अधिकार होने तक पोखरण का दुर्ग राव चंद्रसेन के अधिकार में था। सिवाड़ा हाथ से निकलने के बाद राव चंद्रसेन का मारवाड़ में रहना असंभव हो गया क्योंकि चारों तरफ शत्रु मौजूद। तो ऐसे वातावरण में वो कैसे रहे, उसे पीपलौर की पहाड़ियों को छोड़कर मेवाड़ की तरफ जाना पड़ा। जैसलमेर के भाटियों के लिए पोखरण पर अब क्या उसको पीपलौर की पहाड़ियों को छोड़कर मेवाड़ की तरफ चला जाता है। तो ऐसे समय में क्या मैदान खाली, तो भाटियों को ये अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। जैसलमेर के जो भाटी थे वो पोखरण पर अधिकार करने का अच्छा अवसर देखते हैं और फलौदी पर जैसलमेर के शासक हर राय के पुत्र सुल्तान सिंह का पहले ही अधिकार हो चुका था। सुल्तान को अकबर ने फलौदी जागीर के रूप में दे दी थी और पोखरण का दुर्ग भाटियों को सौंप दिया गया था। तो सुल्तान जो हर राय के पुत्र हैं उनका इस पोखरण के दुर्ग पर अधिकार हो जाता है और अकबर से भी उनके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। तो इनको पोखरण पर भाटियों का अधिकार होने में कोई विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। राव चंद्रसेन का निर्वासित जीवन तथा पुणे मारवाड़ आक्रमण। तो 1580 ईस्वी के आरंभ में बादशाह अकबर को राव चंद्रसेन के उपद्रव की सूचना मिली। अब राव चंद्रसेन जो थे चुप नहीं बैठ रहे थे, वो यदा कदा छापामार और उपद्रव कर रहे थे और उनके अंदर क्रोध भी व्याप्त था क्योंकि उनके हाथ से जोधपुर और भादरा जो सिवाड़ा पोखरण यहाँ से निकल रहे थे। तो उनके अंदर एक मुगल सत्ता के प्रति विशेष आक्रोश था। तो इसकी सूचना जब अकबर को मिलती है तो अकबर ने चंद्रसेन को दंडित करने की योजना बनाई और शाही अधिकारियों में सैयद हासिम और सैयद कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी और चंद्रसेन ने मुगल सेना का मुकाबला तो किया किंतु वह अपने को हारता देख सारण की पहाड़ियों में चला गया। अब चंद्रसेन ने सारण के पहाड़ों को ही अपना निवास स्थान बना लिया। तो यहाँ पे भी चंद्रसेन को पराजय का मुंह देखना पड़ता है और जो सैयद हासिम और सैयद कासिम के नेतृत्व में जो सेना उन पर आक्रमण करती है तो वह अपनी प्राण की रक्षा करता हुआ वहां से निकल जाता है और सारण की पहाड़ियों में अपना निवास स्थल बनाता है। राव चंद्रसेन की मृत्यु। सारण की पहाड़ियों में रहते हुए अचानक 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सचियात की सोलह परगने के सारण के पास नामक स्थान पर राव चंद्रसेन का देहांत हो जाता है। 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उनका देहांत हो जाता है सोलह परगने के सारण के पास और चंद्रसेन का स्मारक भी वहां बनाया गया है। तो वास्तव में देखा जाए तो राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ ही राठौड़ों और सिसोदिया की स्वाधीनता की जो ज्वाला थी वो एक तरह से उसका अंत होता है और दोनों ने अपने जो स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने स्वाभिमान और अपने राज्य की रक्षा करते हुए जो विशेष योगदान दिया वो इतिहास में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि किस प्रकार से राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया
अकबर ने बहुत बार प्रयास भी किया कि किसी प्रकार से वो उनके पाले में आ जाए, पर राव चंद्रसेन और राणा प्रताप अपनी मृत्यु तक सदैव अपनी स्वतंत्रता की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहे और इसको वो अपने राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये उनकी दोनों की जब मृत्यु जाती तो राठौड़ और सिसोदियाओं की स्वाधीनता भी समाप्त हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में राव चंद्रसेन की स्वाधीनता के लिए प्रयास में पहले हम इनके परिचय को समझा कि किस प्रकार से मालदेव राम को और उदय सिंह को निर्वासित कर देते हैं, उदय सिंह को फलौदी की जागीर दे देते हैं, उस पटियाल जो उनकी पटरानी है स्वरूप देव के कहने पर ही वह ऐसा करते हैं और चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करने पर गृह कलह मच जाता है और राम और उदय सिंह से उनके आपसी झगड़े होते हैं। बाद में इनके बीच में जो राठौड़ सरदार थे वो शांति व्यवस्था करवा देते हैं। उस समय तो भाइयों में शांति रहती है, लेकिन फिर ये जो है राम अपने जो कुली खां हुसैन कुली खां मुगल हाकिम हुसैन कुली खां के पास चला जाता है सहायता के लिए। जब इसकी सेना संयुक्त रूप से राव चंद्रसेन से मुकाबला करती है तो सरदार फिर यहाँ समझौता करवा देते हैं और राम मान जाता है और उसे सोलत का जो है परगना उसको दे दिया जाता है। लेकिन इससे भी राम संतुष्ट नहीं होता है और वह फिर टप्पर के दरबार चला जाता है। वहाँ पर पहले से ही उदय सिंह और ये दोनों राम में पहुँच जाते हैं तो अकबर को राव चंद्रसेन की सारी कमियाँ पता लग जाती हैं और अकबर को ये अच्छी प्रकार से पता था कि राव चंद्रसेन से ही खतरा है। भाइयों ये उदय सिंह और राम से तो कोई खतरा ही नहीं है, इनका तो कभी भी अंत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से राव चंद्रसेन की अकबर से भेंट बाद में जब इसके हाथ से ये जोधपुर निकल जाता है तो इस प्रकार से उस लड़ाई के बाद राव चंद्रसेन कोशिश ये करता है कि अकबर किसी प्रकार से उसकी भी सांठगांठ हो जाए, लेकिन वह अपने व्यवहार और अपने एक तरह से राजपूत परंपरा को निभाते हुए वह हथियार नहीं डालता है, जिसके कारण अकबर अपनी जो सेना भेजकर 17 फरवरी 1571 ईस्वी को भागरा जुड़ पर अधिकार करने में सफल होते हैं। उनकी सेना अधिकार कर लेती है। इसके बाद सिवाने पर भी अधिकार होता है और सिवाने पर अधिकार करने के बाद इनकी स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है और सिवाना पर अधिकार जो था मार्च 1576 ईस्वी को हुआ था। शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। पोखरण पर भाटियों का अधिकार होता है और पोखरण के जो जैसलमेर के जो भाटी थे उनके उसमें जो हजारे के पुत्र सुल्तान को अकबर पोखरण का जो सौंप दिया जाता है और राव चंद्रसेन का निर्वासित जीवन तो 1580 में आया में बादशाह अकबर को राव चंद्रसेन को उपद्रव की सूचना मिलते ही उनको दंडित करने के लिए सैयद हासिम और सैयद कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और चंद्रसेन मुकाबला तो करते हैं पर हारता देखकर वो सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं और वहीं पर उनकी 11 जनवरी 1581 को अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में राव चंद्रसेन के बारे में विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम और जानकारी प्राप्त करेंगे अगले नेक्स्ट बिंदु को लेकर। आज बस इतना ही। ओके।